सभी को नमस्कार। दोस्तों, हम लोग आज 11th की एनसीईआरटी का भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। और उसका जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई? प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई? इस प्रश्न का उत्तर का अनुमान लगाना बहुत कठिन नहीं है। यदि आपने ऊपर बॉक्स में राज्यसभा के चुनाव प्रक्रिया के बारे में पढ़ा होगा तो आपको आपकी समझ में आ गया होगा कि यह प्रक्रिया काफी जटिल है। किसी छोटे देश में लागू हो सकती है, पर उपमहाद्वीप जैसी विशाल देश भारत में नहीं। सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था की सफलता उसकी लोकप्रियता का कारण है। उन सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है, इस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल है। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं। मतदाताओं को वोट करते समय किसी प्रत्याशी या दल को केवल स्वीकृति प्रदान करना होता है। राजनीति की वास्तविकता को ध्यान में रखकर मतदाता किसी प्रणाली को, किसी प्रत्याशी को भी वरीयता दे सकता है और किसी दल को भी। ठीक है, मतलब जन समर्थन की बात कर रहे हैं, जिधर मतलब आपका मन हो तो आप उधर समर्थन दे दें। ठीक है, वह चाहे जो इन दोनों मतदाता के मतदान के समय संतुलन बनाने की कोशिश भी कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार इस प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरन उम्मीदवारों को के चयन में भी स्पष्ट विकल्प देती है। अन्य चुनावी व्यवस्थाओं में खासतौर से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाताओं को किसी दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार होता है। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने और उसके प्रति उत्तरदायी हो कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता है, लेकिन सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन है और उसे उदाहरण ठहरा सकते हैं। ठीक है, और उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। देखिए, ये कार्टून है 29 मई 1949 का। इस कार्टून में भूमिकाएं कांग्रेस के सामने आगे विपक्ष में एक कोने के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, क्या यह कोने में बौने रूप में दिखाया गया? ठीक है, क्या यह हमारे चुनाव प्रणाली का परिणाम था? तो मतलब इनके कहने का मतलब ये है ना कि 1949 के दशक में 1950 के दशक में जो कांग्रेस थी ना, एक बहुत मजबूत पार्टी थी, बहुत पूर्ण बहुमत में रहती थी। तो उस समय कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत थी और जो विपक्षी पार्टियां थी बहुत बौने मतलब बहुत छोटे कद में दिखाया गया, उनका आकार बहुत छोटा था उनके सामने। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान निर्माता समझते थे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली के में सरकार के अस्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। उन्होंने अगले अध्याय में हम यह संसदीय प्रणाली की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। इस व्यवस्था की मांग है कि कार्यपालिका को विधायिका से में बहुमत प्राप्त हो। आप देखेंगे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में से स्पष्ट बहुमत मिलने में कठिनाई होगी, क्योंकि मतों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीटें बढ़ जाएंगी। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में अमूमन बड़े दलों या गठबंधन को बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीटें मिल सकती हैं। वे सीटें उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात के में अधिक होती हैं। अतः यह प्रणाली एक अस्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर संसदीय सरकारों को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर देती है। अतः इसे सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करती है। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रत्येक समुदाय को अपनी एक राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने को प्रेरित करेगी। संभवतः यह बात भी हमारे संविधान बनाने वाले के दिमाग में रही होगी। संविधान अब तक का कामकाज संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को प्रमाणित करता है।
देखिए, इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि जो संविधान का काम है ना, अभी तक का जो काम है, वो संविधान बनाने वाले क्या-क्या सोच के बना रहे थे, वो बातें कह रहे हैं, ठीक है? उनको पता था कि आगे ये चीज़ें होंगी। संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को संविधान की कार्यप्रणाली से प्राप्त अनुभव प्रमाणित करता है कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध होगी। इसने केंद्र और राज्यों में बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने की मदद की है। इस प्रणाली से उन दलों को भी हतोत्साहित किया गया जो किसी समय एक जाति एक समुदाय से अपने सभी वोट प्राप्त करते हैं। सामान्यतः सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में दिलचस्प द्विदलीय व्यवस्था उभरती है, ठीक है? इसका मतलब है कि सत्ता के लिए जो दो प्रमुख प्रतियोगी हैं और उनकी दोनों बराबरी में जो प्राप्त करते हैं, ठीक है? सत्ता प्राप्त करते हैं, बराबरी में सत्ता प्राप्त करते हैं। नए दलों या किसी तीसरी पार्टी को इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने और सत्ता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस संदर्भ में भारत इस प्रणाली का अनुभव कुछ अलग है। स्वतंत्रता के बाद यद्यपि हमने सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली अपनाई, फिर भी एक दल का वर्चस्व उभर कर सामने आया। उसके साथ अनेक छोटे-छोटे दल भी अस्तित्व में रहे। 1989 के बाद भारत में बहुदलीय गठबंधन की कार्यप्रणाली को देखा जा सकता है। इसी के साथ अनेक राज्यों में धीरे-धीरे द्विदलीय प्रतियोगिता उभर रही है, लेकिन भारतीय दलीय प्रणाली को प्रमुख विशेषता यह है कि गठबंधन सरकार के आने के नए और छोटे दलों को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के बावजूद चुनावी प्रतियोगिताओं में प्रवेश करने का मौका मिला है। निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण, ठीक है? तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि जो सबसे ज़्यादा वोट, जो सर्वाधिक मत से वोट की प्रणाली व्यवस्था है ना, इससे उन दलों को भी हतोत्साहित किया गया जो जातिवादिता पे वोट लेते थे, और उन दलों को भी उभरने का मौका मिला जो बहुत छोटे अस्तित्व में थे, ठीक है? जैसे कांग्रेस के सामने बीजेपी बहुत ही छोटे अस्तित्व में थी। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि उस समय के प्रधानमंत्री जो थे वो नेहरू जी बहुत बड़े कद में थे, लेकिन प्रधानमंत्री फिर इंदिरा गांधी बहुत बड़े कद में थी कांग्रेस की। लेकिन धीरे धीरे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं तो उनका अस्तित्व धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बहुत छोटा था उनके सामने शुरुआती दौर में, लेकिन धीरे धीरे संघर्ष करते हुए बीजेपी पार्टी ने अपना एक अस्तित्व बनाया, ठीक है? तो उनके कहने का मतलब वही है, ठीक है? निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, हमने पहले पढ़ा है कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिल जाता है उसे ही चुना हुआ घोषित कर दिया जाता है। इस छोटे छोटे सामाजिक समूहों का अहित हो जाता है इससे छोटे छोटे सामाजिक समूहों का अहित हो जाता है। यह भारतीय सामाजिक परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जाति वाली प्रणाली का परिणाम यह होगा कि दबंग सामाजिक समूह के जातियों हर जगह जीत जाएंगी और दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों में किसी कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर पाएगा। हमारे संविधान निर्माता इस कठिनाई से वाकिफ थे और ऐसे दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता समझते थे। तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि भारत की जो राजनीति है ना, उसमें जाति कभी नहीं जाती, ये रजनी कोठारी पंडित ने कहा है। और आपको पता ही है कि यहाँ पर जातिवादी राजनीति बहुत चलती, खास करके उत्तर प्रदेश में। तो इनके कहने का मतलब ये है ना, जो दबंग सामूहिक जातियाँ थी वो छोटे कास्ट के लोगों को या जो लोग दबे कुचले हैं, जिन अल्पसंख्यक हैं, उनको दबा करके और उनके जो है अधिकारों का हनन करते और वो जीत नहीं पाते, ठीक है? तो ये संविधान बनाने वालों को ढंग से पता था कि ये समस्या भारत में आने वाली है। इसको बहुत सूझबूझ से इसलिए उन्होंने ये जो प्रणाली व्यवस्था बनाई उसको उन्होंने ध्यान में रखा, ठीक है? देखिए आगे लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के पूर्व भी इस विषय पर बहस हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। इसका अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। संविधान सभा में अनेक सदस्यों को इस पर शंका थी।
इस पर उनका विचार था कि यह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी, इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल इसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा, ठीक है, जिसके लिए वह सीट आरक्षित होगी। तो ये बात आरक्षण वाली सीट की बात कर रहे हैं, जिसे कहते हैं आज एससी सीट आई है, ओबीसी सीट आई है, जनरल सीट आई है, ठीक है। वो जो सीटों का आरक्षण कर रहे हैं ना प्रत्याशी वाला, वही बात कर रहे हैं ये। अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी संख्या इतनी नहीं होती है कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सकें, लेकिन पूरे देश पर नज़र डालने पर वे अच्छे खासे समूह के रूप में दिखाई देते हैं। उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए ही की गई थी, पर अनेक संवैधानिक संशोधन द्वारा उन्हें बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया था। 2020 तक कर दिया गया है। आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे और आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। इन दोनों समूहों की आरक्षित सीटों का वहाँ अनुपात है जो भारत की जनसंख्या में इसका अनुपात है। लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में 84 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति 1 सितंबर 2012 की स्थिति के आरक्षित है। अब इसको बढ़ा करके 26 जनवरी 2019 तक कर दिया गया है, ठीक है। तो जो सीटों का आरक्षण है ना, इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि मान लो कोई भी एक जाति है, तो वो किसी एक देश के किसी एक कोने पे मान लो उसकी जातियां तो हैं, लेकिन उसका जो अल्पसंख्यक है वहाँ पे वो, तो उनके लिए आरक्षण का प्राविधान दिया गया, ठीक है। पृथक निर्वाचन मंडल की देखिए, संविधान सभा के बाद विवाद खंड में जो है 26 मई 1949 में जो है ये बातें लिखी हुई हैं, जो तजम्मुल हुसैन साहब ने कहा है कि पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भारत के लिए अभिशाप रही है। इसने देश की अपूरणीय क्षति की है। पृथक निर्वाचन मंडल से हमारी प्रगति को रोक दिया है। यह हम मुसलमान राष्ट्र में मिल जाना चाहते हैं। खुदा के वास्ते मुस्लिम समुदाय के लिए किसी प्रकार का आरक्षण पर विचार न करें। तो इनके कहने का मतलब यह है ना बाबू कि जब आप किसी जाति को विशेष आरक्षण देते हैं ना, तो फिर कहीं ना कहीं जातियां बढ़ जाती हैं। इनके कहने का मतलब ये है। इनके कहने का मतलब ये भी है कि मतलब खुदा के लिए वास्ते मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष प्रकार का आरक्षण न दें। मतलब इनके कहने का मतलब इन्हें प्रगति में बाधक है, ठीक है। जब आप जातियों को बांटेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रगति का बाधक होगी ही। इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, संविधान के बाद विवाद खंड में 27 अगस्त 1947 के जयपाल सिंह ने क्या कहा, लेकिन मैं भारत के आदिवासियों की ओर से कुछ कहना चाहता हूँ। ब्रिटिश सरकार, प्रमुख राजनीतिक दलों और हर प्रबुद्ध भारतीय नागरिक को धन्यवाद कि उनके ही कारण हमें जब तक ऐसे अलग थलग रख करके रखा गया था जैसा कि चिड़ियाघर में रखा जाता है। हम साथ घुलने मिलने को तैयार हैं और इसी कारण हमें अब व्यवस्थापिकाओं में सीटों के आरक्षण की मांग पर जोर दिया है। हमने पृथक प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत पूरे भारत की सभी विधानसभाओं में 1585 में कुल 26 विधायक आदिवासी थे और केंद्र में तो एक भी नहीं था। तो जयपाल सिंह ने जो आदिवासियों के लिए बाबू आवाज़ उठाया है, तो ये 1935 अधिनियम के अंतर्गत बात कर रहे हैं। और जो भारत का शासन अधिनियम 1935 का है ना, उसी से आज भी भारत बहुत ज़्यादा रेगुलेट होता है। लगभग 60-70% उसी से लिया गया है, ठीक है। तो एक बार 1935 का अधिनियम पढ़ने की कोशिश करिएगा एम लक्ष्मीकांत से, ठीक है। कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे और यह कौन तय करता है, किस आधार पर यह निर्णय लिया जाता है। यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है, जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं। राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करते हैं।
यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है और इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को खींचने में, ठीक है, इसका गठन पूरे देश की निर्वाचन सीमाओं को खींचने में जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। अनुपात में होता है खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र की एक सीमा खींची जाती है सीमा आयोग द्वारा, वही ये कह रहे हैं। उस प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्र का एक कोटा होता है जो उस राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में होता है। परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के जनसंख्या को की संरचना देखता है। जिन निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग दो बातें ध्यान रखता है। आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिनमें अनुसूचित जनजातियों का अनुपात ज़्यादा होता है, लेकिन वह उन निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में फैला भी देता है। ऐसा इसलिए कि अनुसूचित जातियों का पूरे देश में बिखराव समरूप है। जब कभी भी परिसीमन का काम होता है इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। संविधान अन्य उपेक्षित या कमजोर वर्ग के लिए इस प्रकार के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता है। उधर लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के महिलाओं के लिए विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की जोरदार मांग उठी है। यह देखते हुए कि प्रतिनिधि संस्थाओं में बहुत कम महिलाएं चुनी जाती हैं, उनके लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात हो रही है 1/3 सीटें मतलब महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात हो रही है। शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। हमें इस स्थानीय सरकार वाले अध्याय में पढ़ेंगे, हम ये जो है स्थानीय सरकार वाले अध्याय में पढ़ेंगे। लोकसभा और विधानसभा में ऐसी ही व्यवस्था करने के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए लोकसभा में कई बार संशोधन प्रस्ताव लाया गया है पर उसे पारित नहीं किया गया है, ठीक है। तो महिलाओं की सीटें जो आरक्षित करने की बात हो रही है ना बाबू की लोकसभा और राज्यसभा में, इसको लाने के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। और संविधान संशोधन प्रस्ताव बहुत बार लाया गया लेकिन उसको भी प्रभावी ढंग से काम में नहीं लाया गया, वो बिल नहीं पारित हो पाया, ठीक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी यह है कि वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके। यदि हम लोकतंत्र को एक जमीनी हकीकत बनाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हो और उसके अंदर कोई पक्षपात ना हो। चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे मतदाता की आकांक्षाओं चुनाव परिणामों के न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो सके, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब यह है ना कि जो मतदाता सोच करके अपना वोट दे रहा है, जो भी वोट करता है वो जो भी वोट दे रहा है जो सोच के दे रहा है वो चीज़ें सामने आए न्यायपूर्ण ढंग से, ठीक है। अगर वो किसी को जिताना चाह रहा है तो वो जीते, अगर उसको ज़्यादा संख्या में वाकई में सीटें मतलब वोट मिल रहा है तो। देखिए हम लोग पहुँचते हैं चुनाव का तरीका निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त संविधान चुनाव के बारे में दो मूल प्रश्नों से उत्तर देता है। मतदाता कौन है और कौन चुनाव लड़ सकता है। इन दोनों बिंदुओं पर हमारा संविधान पूर्ण रूप से स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करता है। हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, बिल्कुल सही। इसी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अपने अनेक देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अनेक शासकों से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। बहुत से देशों में महिलाओं को यह अधिकार काफी देर और संघर्ष के बाद मिला है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त किया है, ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा बाबू की जब संविधान सभा बन रही थी बहुत सारे बातों का मतभेद था, लेकिन चूंकि वोट देने का अधिकार सबको समान रूप से दिया जाए इस पे कोई मतभेद नहीं था और ये बिना मतभेद के पास हुआ। और महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार है ना ये
सभी लोगों के मन में था कि महिलाओं को, पहले लोगों को जो है, पहले की महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, वह सामाजिक व्यवस्था में प्रतिशतात्मक बोझ के नीचे दबी हुई थी। ठीक है, लेकिन भारत ऐसा देश था जिसने इसको किया। सऊदी अरब से पहले ही हम लोगों ने कहीं ना कहीं महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। ठीक है, 1989 तक 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था और 1989 के संविधान में यह संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधित्व को चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो है ना बाबू, पहले 89 में जो था, 1989 तक जो था वो 21 वर्ष के लोग ही वोट देते थे। ठीक है, लेकिन 89 के में संशोधन किया गया, संविधान में संशोधन किया गया और उसमें उसकी एज क्या है, 18 वर्ष कर दी गई। अभी हम लोग 18 वर्ष के जब हो जाते हैं तो वोट देते हैं। ठीक है, वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधित्व को चयन करने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। यह समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है। इसका अध्ययन हमने अधिकार वाले अध्याय में किया है। अनेक लोग पहले और आज भी ऐसा मानते हैं कि बिना शैक्षणिक योग्यता के सभी को वोट देने का अधिकार देना सही निर्णय नहीं था, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को सभी नागरिकों की योग्यता और महत्व के समान रूप से विश्वास था कि वे समाज, देश और अपने निर्वाचन क्षेत्र के हित में निर्णय ले सकेंगे। जो वोट देने के अधिकार के बारे में सच है, वही चुनाव लड़ने के अधिकार के बारे में भी सच है। सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े होने और जनता की प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु अर्हता भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए लोकसभा, विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए और कुछ और भी प्रतिबंध हैं। जैसे एक कानूनी प्रतिबंध यह है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल में हुई हो तो ऐसे वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आय, शिक्षा, वर्ग, लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस रूप से हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए खुली हुई है। ठीक है, तो देखिए इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि अगर कोई क्राइम कर दिया है जिसको 2 साल की सजा हुई हो तो उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, और यहाँ देखिए 23 अक्टूबर 1951 के 23 अक्टूबर 1951 का ये जो बात हो रही है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को हाथी के रूप में क्यों दिखाया गया है, क्या वह संभालने योग्य नहीं है? यहाँ यह कहानी की तरह है जिसमें कई अंधे हाथी के अलग अलग अंगों के आधार पर उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बाबू यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सार्वभौमिक वोट जो मताधिकार प्रणाली है उसको एक हाथी की तरह दिखाया गया है कि जैसे 6 अंधे थे, आपने कहानी पढ़ा होगा कि आपसे पूछा गया हाथी कैसी होती है, तो जिसने पैर पकड़ा उन्होंने बताया गोल होती है, जिसने पेट पकड़ा उन्होंने कहा चौड़ी होती है, जिसने पूंछ पकड़ा उन्होंने कहा पतली होती है, जिसने सूंड पकड़ा वो अपना अलग अनुभव बताया। तो वही अंधे और कहानी बता रहे हैं, अंधे की कहानी। ठीक है, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, CI की। भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए कई प्रयास किए गए। यह स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो चुनाव के संचालन और देखरेख के लिए बनाया गया है। क्या आप जानते हैं कि अनेक देश में चुनाव कराने के लिए की स्वतंत्रता मशीनरी का अभाव है? ठीक है, क्या आप जानते हैं कि अनेक देशों में चुनाव कराने के लिए किसी स्वतंत्र मशीनरी का अभाव है? अनुच्छेद 324 का जो है, अनुच्छेद 324 क्या कहता है? इस संविधान के अधीन संसद
और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने का और उन निर्वाचन में संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का एक आयोग में निहित होगा, जिसे संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। ठीक है, तो बाबू ये इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा उसके लिए उसको भी निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे जो लाइन लिखी हुई है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, देखिए ये बात जो लिखी हुई है ना, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ठीक है, का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। ठीक है, संविधान के ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निर्वाचन आयोग को चुनाव के से प्रतिबंध से संबंधित हर बात पर अंतिम निर्णय करने की भूमिका सौंपते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में भी संविधान की इस व्याख्या से सहमति व्यक्त की है। भारत में निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक प्रमुख निर्वाचन अधिकारी होता है। निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, जैसा कि हम स्थानीय सरकार वाले अध्याय में पढ़ेंगे। इसके लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो निर्वाचन आयोग से अलग कार्य करते हैं और इनमें से प्रत्येक का काम करने का अपना अलग अलग दायरा होता है। भारत का निर्वाचन आयोग एक संसदीय या बहुसंसदीय भी हो सकता है। 1989 तक निर्वाचन आयोग एक संसदीय था और 1989 के आम चुनाव में ठीक पहले 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर इसे बहुसंसदीय बना दिया गया। चुनाव के बाद में फिर एक संसदीय बना दिया गया। 1993 में पुनः 2 निर्वाचित आयुक्तों की नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग बहुसंसदीय हो गया। ठीक है, तब से यह बहुसंसदीय व्यवस्था बना हुआ है और शुरू में यह बहुसंसदीय निर्वाचन आयोग को लेकर के तरह तरह की शंकाएं थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच इस बात पर घोर मतभेद था कि किसको कितनी शक्ति प्राप्त हो। उसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ा। अब इस बात पर सामान्य सहमति है कि बहुसंसदीय निर्वाचन आयोग ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि उससे आयोग की शक्तियों को साझेदारी हो गई और आयोग पहले से कहीं ज़्यादा जवाबदेह बन गया। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है यानी कि अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है, लेकिन अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में ज़्यादा शक्तियां प्राप्त नहीं है। यह सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंधित सभी निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां समान हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद के परामर्श पर की जाती है। ऐसे में संभव है कि सरकार के द्वारा किसी ऐसे हितैषी की नियुक्ति निर्वाचन आयोग में कर दी जाए जो चुनाव के सरकार का समर्थन करे। यह शंका के चलते अनेक लोगों ने इस प्रक्रिया को बदलने का सुझाव दिया। उनका सुझाव है कि इसके लिए एक भिन्न प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना जरूरी होना चाहिए। संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा देता है। उन्हें 6 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो पहले खत्म हो के लिए नियुक्त करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, पर इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कर इस आशय का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कोई भी सरकार उस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को न हटा सके जो चुनाव में उसकी तरफदारी करने से मना करे। चुनाव आयुक्तों को भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। भारत में निर्वाचन आयोग में पास काफ़ी सारे काम हैं, जैसे
तो देखिए बाबू, इनके कहने का मतलब ये है ना कि जो चुनाव आयुक्त होता है, चुनाव आयोग जो होता है वो सरकार के अंडर काम नहीं करता है, वो अपना स्वतंत्र होता है, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है। और चुनाव के जो आयुक्त होते हैं उनको हटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा ही उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। एक बार ये आगे पढ़ते हैं, जो छूट रहा है ये पार्ट, विशेष बहुमत प्रणाली जो छूट रहा है ना, इसको पढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, विशेष बहुमत प्रणाली क्या कह रही है ये पढ़ते हैं। विशेष बहुमत का अर्थ है उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है। और पहली बात, दूसरी बात, सदन की कुल सदस्यों का जो संख्या का साधारण बहुमत है, ठीक है। अब उदाहरण के लिए ये क्या समझा रहे हैं, मान लीजिए आपकी कक्षा में विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव प्राप्त करना है, प्रस्ताव पास करना है। कल्पना करें आप भी कक्षा के आपकी कक्षा में 75 विद्यार्थी हैं, लेकिन मतदान देने के लिए केवल 51 उपस्थित हैं, बाकी लोग एब्सेंट हैं। उनमें से केवल 50 ने ही मतदान में भाग लिया। उस परिस्थिति में आप कब कहेंगे कि प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास, इस परिस्थिति में आप कब कह सकेंगे कि प्रस्ताव विशेष बहुमत से प्राप्त हो गया है। इस पुस्तक में कम से कम 3 अध्यायों में आपने विशेष बहुमत का उल्लेख मिलेगा। एक तो कार्यपालिका से संबंधित अगले ही अध्याय में है, तथा राष्ट्रपति तथा पर महाभियोग का उल्लेख किया गया है। यह उन 2 स्थानों को ढूंढें जहां पर विशेष बहुमत की चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये विशेष बहुमत था बाबू। अब विशेष बहुमत हम लोग आगे वाले अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। अब निर्वाचन आयुक्तों को भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है, और जो निर्वाचन आयोग के काम है वो पढ़ते हैं, ठीक है, कि निर्वाचन आयोग के क्या काम है, ठीक है। तो देखिए पहला काम क्या है कि वह मतदाता सूची को नया करने के काम को देख रेख करता है, ठीक है। पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूचियों की गलतियां ना हो, अर्थात पंजीकृत मतदाताओं के नाम से कोई छूट ना जाए, और न ही उसमें ऐसे लोगों का नाम जोड़ा जाए जो अयोग्य हों, ठीक है, जो जीवित ही ना हो। तो भैया जो खत्म हो जाते हैं, जो लोग मतलब जो लोग मर जाते हैं ना, तो उनका मतदाता सूची से नाम काट दिया जाता है। या जैसे ही कोई व्यक्ति जो है 18 साल का होता है तो उसको मतदाता सूची में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। निर्वाचन आयोग के काम में पहला काम ये था। दूसरा दूसरा काम क्या है निर्वाचन आयोग का, वह चुनाव का समय और चुनाव का पूरा कार्यक्रम तय करता है। यह इस कार्यक्रम से निम्न बातों का उल्लेख होता है कि चुनाव की अधिघोषणा, नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि और चुनाव परिणामों की घोषणा, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग का दूसरा काम क्या है कि चुनाव कब होगा यह उसे निर्धारित करता है, और वह निम्न बातों का उल्लेख करता है कि चुनाव की अधिघोषणा कब होगी, और नामांकन प्रक्रिया किस डेट से शुरू हो जाएगी, मतदान इस डेट पे होगा, मतदान की तिथि इस डेट पे होगी, ठीक है। मतगणना की तिथि इस डेट पे होगी, कब वोट की गिनैया की जाएगी, वोटों को गिनती कब होगी, ठीक है। और चुनाव के परिणाम किस दिन घोषित किए जाएंगे, ठीक है। ये चुनाव आयोग करता है, ठीक है। तीसरा काम क्या है चुनाव आयोग का, इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। वह पूरे देश में किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को इस प्रकार आधार पर स्थगित या रद्द कर सकता है कि वह माकूल माहौल नहीं है, मतलब अनुकूल माहौल नहीं है, ठीक है। अगर कहीं लगता है ना कि वहाँ का माहौल अभी चुनाव कराने लायक नहीं है, दंगा हो रहा है या कुछ और कारण से, ठीक है, तो वहाँ पे वो चुनाव रद्द कर देगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आधार संहिता लागू करता है। वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव करने की आज्ञा दे सकता है। यदि उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से उचित और न्यायपूर्ण ढंग से नहीं है तो वह दोबारा मतगणना कराने के लिए भी आज्ञा दे सकता है, ठीक है। तो देखिए बाबू, इनके कहने का मतलब ये है ना, कहीं अगर कोई दबंगई वाली सरकार चल रही है कि अपने ही वोट मार ले रहे हैं, या अपने ही बैलेट पेपर सही नहीं डाला गया, या अपने ही सब कुछ लोगों के संचालन कर लिया, या मिली जुली सरकार बन गई, ऐसा कुछ है कि मतलब मिलजुल करके लूट घसोट करके कुछ सरकार बनाई जा रही है,
तो निर्वाचन आयोग वहाँ पे दोबारा मतगणना भी करवा सकता है, ठीक है, आज्ञा दे सकता है। इनके कहने का मतलब ये है। अगला देखते हैं निर्वाचन आयोग का काम क्या है। राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। तो जो चुनाव चिन्ह मिलता है ना, और कौन सी पार्टी किस स्तर की है, इसकी मान्यता चुनाव आयोग ही देता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग के पास बहुत ही सीमित कर्मचारी होते हैं। वह प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव कराता है, लेकिन एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने पर चुनाव संबंधित कार्यों के संबंध में आयोग का पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण हो जाता है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्य दिए जाते हैं, ठीक है। और इस संबंध में निर्वाचन आयोग का उन पर पूरा नियंत्रण होता है। निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों का तबादला कर सकता है या इनके तबादले को रोक सकता है। अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करने में विफल रहे तो आयोग उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकता है। विगत वर्षों में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में उभरा है, जिसमें चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है, ठीक है। तो इस तरीके से बाबू ये था चुनाव आयोग। उसने चुनाव प्रक्रिया की गरिमा को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से काम किया है। निर्वाचन आयोग का इतिहास इस बात का गवाह है कि संस्थाओं की कार्यप्रणाली में प्रत्येक सुधार के लिए कानूनी या संवैधानिक परिवर्तन आवश्यक नहीं है। यह आम धारणा है कि 20 वर्ष के पहले मुकाबले आज निर्वाचन आयोग ज़्यादा स्वतंत्र और प्रभावी है। ऐसा इसलिए नहीं है कि निर्वाचन आयोग की शक्तियां या उसमें संवैधानिक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल निर्वाचन आयोग में केवल उस शक्ति का और प्रभावी ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया है जो उसे संविधान में पहले से ही प्राप्त है। तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि ऐसा नहीं है कि कुछ शक्तियां बढ़ाई गई हैं, ठीक है, शक्तियां तो वही हैं, बट ये है ना कि जब लोगों की सोच बदलती है, कोई अधिकारी सही काम करता है या पूरा निर्वाचन आयोग की जो टीम होती है वो बढ़िया काम करती है। इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं ये अगर सही लोग ढंग से काम करेंगे ना अपना, तो वो चीज़ें बढ़ जाएंगी, ठीक है, उसका दायरा बढ़ जाएगा, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है, उसकी गरिमा बढ़ेगी, लोग कहेंगे अच्छा काम कर रहे हैं। लोग जो सही है उसको सही करेंगे, जो गलत है उसको गलत कहेंगे और उसको रद्द भी कर सकते हैं। इनके पास पावर है, तो सबकी हालत खराब कर देते हैं नेता लोगों की। निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त होते हैं तो वही ये बात कह रहे हैं कि वो किसी से दब के काम जब नहीं करते हैं आप, तो फिर आपके पास जो पावर है ना, उस पावर का आप ढंग से जब यूज करते हैं तो फिर बातें बदल जाती हैं। इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। पिछले 55 वर्षों में लोकसभा के 14 चुनाव हो चुके हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है। निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभाओं के अनेक चुनाव और उपचुनाव कराए गए हैं। निर्वाचन आयोग को असम, पंजाब, जम्मू और कश्मीर जैसे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में चुनाव कराने के अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। उसे 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया के बीच में ही रोकना पड़ा, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। निर्वाचन आयोग को एक और गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा जब गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई, 2002 की बात कर रहे हैं, और चुनाव करना पड़ा, ठीक है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने पाया कि राज्य में अप्रत्याशित हिंसा के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना तुरंत संभव न था। निर्वाचन आयोग ने राज्यों के संविधान तथा चुनावों को कुछ महीनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय में निर्वाचन आयोग के इस निर्णय को वैध ठहराया। तो देखिए, ये जो बात वहाँ कही गई थी ना कि ज़रूरत पड़ने पर अगर माकूल व्यवस्था नहीं है तो भंग भी कर सकते हैं सभा को, या चुनाव प्रक्रिया रद्द कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बात ये कह रहे हैं, ठीक है। सावधान, चुनाव जीतना अब मुश्किल काम होने वाला है। अब नई आचार संहिता, सही और सर्वोच्च मतदान तथा कड़े अनुशासन जैसी नई मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। देखिए, नेताजी अपने बड़े नेताजी अपने छोटे छोटे नेताओं को समझा रहे हैं कि अब सब वो सतर्क हो जाओ कि अब जो है थोड़ा सा नई आचार संहिता आ रही है, जिसके अंतर्गत बहुत अच्छा मतदान कराना होगा हम लोगों को, साफ सुथरा, यानी कि उसमें बहुत हेरा फेरी नहीं होगी, बहुत सावधानी से काम करना, ये नेताजी समझा रहे हैं, ठीक है। नेताजी चुनाव आयोग से डर गए हैं
वे कह रहे हैं कि हमें निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की चुनौती झेलनी है। नेताजी चुनाव आयोग से डरते क्यों हैं? क्या यह स्थिति लोकतंत्र के लिए अच्छी है? तो देखिए, इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि जब चुनाव प्रक्रिया अपनी सही दिशा में काम करती है तो सबको अपने दायरे में रहना ही होगा। इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। चुनाव सुधार, इलेक्शन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती है। उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती हैं। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनाव और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीके को बराबर खोजते रहना पड़ता है। वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार कर भारत में चुनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष बनाने की कोशिश की है। लेकिन पिछले यहाँ 50 वर्षों के अनुभव के बाद में हमारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। तो बाबू 47 के बाद से आज तक अगर आप जोड़ेंगे तो जो भी समय आ रहा है तो वहाँ पर केवल 50 वर्ष लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना उसको आप समझिए वो क्या कर रहे हैं, 50 वर्ष के अनुभव की बात कर रहे हैं। लेकिन अब तो टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक है। चुनाव सुधारों के सुझाव निर्वाचन आयोग, विभिन्न राजनीतिक दलों और स्वतंत्र समूहों और अनेक विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। इनमें से कुछ सुझाव तथा इस अध्याय में उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानों को संशोधित करने के बारे में है। तो चुनावी व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार के समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करना चाहिए। इसमें राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में उन्हें वोट डालेंगे। तो ये सुधार की बात कर रहे हैं कि हमारी जो चुनाव व्यवस्था है ना उसको सर्वाधिक मत की जीत वाली प्रणाली जो चल रही है उसकी जगह पे, उसके स्थान पर हम लोगों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करना चाहिए। कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं सुधार करने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कानून में परिवर्तन करके चुनाव में धन और बल के प्रयोग को रोका जा सकता है? क्या केवल कानून बनाने से कोई चीजें वास्तव में बदलती हैं? तो इनका मतलब ये है ना बाबू कि देखो, बदलती कोई चीजें नहीं है जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन ढंग का नहीं कर पाओगे। जब प्रभावी ढंग से काम आप नहीं करोगे ना, जो आपको पावर तो पहले से ही मिला हुआ है लेकिन उस पावर का सही यूज अगर आप नहीं करोगे तो फिर कुछ बदलाव नहीं होगा। इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पढ़ते हैं, संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाएं। तो ये बाबू ना ये जो बता रहे हैं ना कि जो मतलब जो कुछ संवैधानिक प्रावधानों को संशोधन के बारे में कि क्या क्या मतलब संशोधन करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें ये कह रहा है कि संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के चुनने का विशेष प्रावधान बनाया जाए। चुनावी राजनीति के धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए। सरकार को एक विशेष निधि के चुनावी खर्चों का भुगतान करना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात कह रहे हैं कि जिन उम्मीदवारों के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, भले ही उसने इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो। और अगला सुझाव क्या दे रहे हैं, चुनाव प्रचार की जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अगला सुझाव क्या दे रहे हैं कि राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उसकी कार्यविधि और अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ सीमित सुझाव हैं। इन सुझावों पर कोई आम राय नहीं है, लेकिन उन पर आम राय बन भी जाए तो भी कानून और औपचारिक प्रावधान एक समय तक ही कारगर हो सकते हैं। वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकता है जब सभी उम्मीदवार, राजनीतिक दल, वे सभी लोग जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की भावना का सम्मान करें, ठीक है। तो कानूनी सुधारों के अतिरिक्त 2 और तरीके हैं जिनमें यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि चुनाव जनता की अपेक्षाओं और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को व्यक्त करे। पहला तो यह है कि जनता को स्वयं ही
और अधिक सतर्क रहना चाहिए, राजनीतिक कार्यों और सक्रियता में भाग लेना चाहिए। लेकिन आम आदमी के लिए नियमित रूप से राजनीति में भाग लेने की अपनी सीमाएं हैं। इसलिए यह जरूरी है कि अनेक राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक संगठनों का विकास किया जाए, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित कराने के लिए पहरेदारी करे। ठीक है। आइए हम इस चैप्टर के निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि यह चैप्टर कह क्या रहा है। ठीक है, कि देखिए निष्कर्ष में जिन देशों में प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है, वहाँ चुनाव और चुनाव का प्रतिनिधित्व वाला स्वरूप लोकतंत्र को प्रभावी और विश्वसनीय बनाने के लिए निर्णायक भूमिका निभाता है। और भारत में चुनाव व्यवस्था की सफलता अनेक आधारों पर मापी जा सकती है। पहला ये कह रहे हैं कि हमारी चुनाव व्यवस्था ने मतदाताओं को न केवल अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करने की स्वतंत्रता दी है, बल्कि उन्हें केंद्र और राज्यों में शांतिपूर्ण ढंग से सरकारों को बदलने का अवसर भी दिया है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं कि मतदाताओं ने अपने चुनाव प्रक्रिया में लगातार रुचि ली है और इसमें भाग लिया है। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को और दलों को संख्या लगातार बढ़ रही है। तीसरी बात कह रहे हैं कि चुनाव व्यवस्था में सभी को स्थान मिला है और एक सभी को साथ में लेकर चली है। प्रतिनिधित्व को समान पृष्ठभूमि में धीरे धीरे बदली है और अब इसे प्रतिनिधित्व विभिन्न सभाओं वाले भागों में आते हैं। यद्यपि जैसे सभी स्थान महिलाओं की संख्या में संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आज ये चौथी बात क्या कह रहे हैं कि देश के अधिकतर भागों में चुनाव परिणाम चुनावी अनियमितताओं और धांधली से प्रभावित नहीं होते। यदि चुनाव में धांधली करने के अनेक प्रयास किए जाते हैं। अनेक चुनावों में हिंसा, मतदाता सूचियों के वोटरों के नाम गायब होने की शिकायतें, डराए धमकाए जाने आदि की शिकायतें अक्सर सुनी होंगी। फिर भी ऐसी घटनाओं से शायद ही कोई चुनाव परिणाम प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। और पांचवी बात कह रहे हैं कि अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव हमारे लोकतांत्रिक जीवन के अभिन्न अंग हो गए हैं। कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि कभी कोई सरकार चुनाव को जनादेश का उल्लंघन भी करेगी। इस तरह कोई यह भी कल्पना नहीं कर सकता कि बिना चुनाव के कोई सरकार बन जाएगी। वास्तव में भारत में निश्चित होने वाली नियमित चुनाव को एक महान लोकतांत्रिक प्रयोग के रूप में सहमति मिली है। ठीक है, तो इन सभी बातों से हमारी चुनाव व्यवस्था का देश विदेश में आदर से देखा जाता है। भारत में मतदाता के अंदर विश्वास बढ़ा है। मतदाताओं की निगाह में निर्वाचन प्रयोगों का कद बढ़ा है। यह हमारी संविधान निर्माताओं के लिए मूल निर्णयों को उचित ठहराता है। यदि चुनाव प्रक्रिया को कुछ और दोष रहित बनाया जा सके तो हम मतदाता और नागरिक के रूप में लोकतंत्र को इस महोत्सव का और अच्छी तरह से आनंद उठा सकेंगे, इसे और अर्थपूर्ण बना सकेंगे। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि पिछले समय से अभी क्या हो रहा है कि जो बदलाव हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वोटर जागृत हुआ है। जो वोट देने वाला है आम आदमी जो है ना वो जागृत हुआ है। दूसरी चीज देखिए, यहाँ जो निष्कर्ष हम लोग पढ़ लिया, यहाँ पे ये जो बात कही गई है ना कि जो आम आदमी की एक राजनीतिक सहभागिता की एक सीमा है। एक आदमी अपना काम करेगा कि राजनीति करेगा बैठ करके। ठीक है, कि वो राजनीतिक बातों को समझेगा। तो इनके कहने का मतलब ये है कि उसकी एक सीमाएं हैं। एक टाइम के बाद तो उसे कहीं ना कहीं अपने काम के लिए ही जाना होगा। लेकिन इसमें क्या है कि ये चाह रहे हैं कि जो तरीके से चुनाव हो रहा है ना, उसमें छोटे छोटे राजनीतिक संगठनों का, संस्थाओं का, जैसे कार्यालय होते हैं ना, सभी पार्टियों के कार्यालय होते हैं, तो उन कार्यालयों पे अपने लोगों को, नेताजी लोग अपने लोगों को या पार्टी के लोग जो है अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा थोड़ा जागरूक करते हैं। तो इनके यही कहने का मतलब, यहाँ देखिए ये जो लाइन लिखी हुई है ना
कि ऐसी अनेक संगठनों का विकास किया जाए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने की पहरेदारी करें, जो मतलब निष्पक्ष चुनाव होता है ना उसको देख रेख भी करें। जैसे छोटे छोटे पुलिस चौकी बने होते हैं ना, वैसे ही बूथ केंद्रों की मतलब रखवारी करने के लिए वहाँ पे छोटे छोटे केंद्र बनाए जाएं कि जरूरत पड़ने पे वहाँ के लोगों से जो साठगांठ होके वोट पड़ते हैं उसको रोका जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।